आदरणीय जावेद अहमद डार जी, उत्तर प्रदेश। जिन तथ्यों को देख के फैसले करने चाहिए, ढंग से उस गहराई में हम जा नहीं पाते। इसलिए पहले हमने कोशिश की कि एक दिन की नहीं 2 दिन की हो, एक दिन अधिकारी मिलकर विचार करें, क्योंकि किसी राज्य का विषय असली काम तो राज्य में होना है। तो राज्य के अधिकारी, भारत सरकार के अधिकारी, हमारे वैज्ञानिक मिलकर विचार करें और दूसरे दिन देश भर के कृषि मंत्री आए अलग अलग राज्यों के, और फिर वो अपने राज्य की समस्याओं के बारे में चर्चा करके खरीफ का और रबी का प्लान तैयार करें। तो पिछले साल हमने 2 दिन ही की थी ये। फिर हमें ये लगा कि देश बहुत बड़ा है, हमारी अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, अलग अलग क्षेत्र की माटी अलग है, जलवायु अलग है, समस्याएं अलग है। अब जो चीज जम्मू कश्मीर में लागू होती है वो तमिलनाडु में लागू नहीं हो सकती, जो उत्तर प्रदेश के लिए प्रासंगिक है वो आसाम में लागू नहीं हो सकती, जो पंजाब के लिए उपयोगी है वो बंगाल में लागू नहीं हो सकती। और इसलिए फिर मन में ये लगा कि अगर हमको खरीफ और रबी की पूरी रोड मैप पर बात करनी है तो अलग अलग जोन में बांटकर अगर हम चर्चा करेंगे तो विस्तार से चर्चा होगी और ठीक से हम अलग अलग राज्यों के जलवायु को देख के, माटी को देख के, वहां की आवश्यकताओं को देख के, वहां की समस्याओं को देख के हम ठीक योजना बना पाएंगे। इसी कड़ी में ये दूसरी रीजनल कॉन्फ्रेंस है। एक जयपुर में पहली हुई, ये दूसरी है यहां पे, और मुझे लग रहा है कि ये बहुत उपयोगी है। संबंधित राज्यों के सभी खेती से संबंधित प्रमुख अधिकारी आए हुए, और ये उत्तर क्षेत्र तो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। एक तरफ यहां पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य है जिनने हरित क्रांति की शुरुआत की थी, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश है कि उत्तर प्रदेश तो देश में खाद्यान्न उत्पादन में आज नंबर 1 है। सबसे ज्यादा योगदान उत्तर प्रदेश का खाद्यान्न उत्पादन में है। यहां की माटी, यहां की जलवायु, यहां के मेहनती किसान, और उसके साथ साथ हिमाचल है, उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, वहां के फल, वहां के फूल, वहां की सब्जियां, उनकी अलग ही बात है। और अलग अलग हम प्रदेशों के बारे में सोचें तो उनकी समस्याएं भी अलग अलग है। एक तो मैं आप सबको इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि देश के अन्न के भंडार आज हमने भर के रखे हैं, दुनिया में कहीं से मंगाने की जरूरत नहीं। गेहूं, चावल में तो भारत उत्पादन में आज नंबर 1 है दुनिया में। अब हमने चीन को पीछे छोड़ दिया, चीन पीछे चला गया, भारत नंबर 1 पर आ गया। कभी हम PL 480 गेहूं मंगाते थे अमेरिका से, लाल गेहूं, वहां शायद इंसान भी नहीं खाते थे। लेकिन मुझे खुशी है कि भारत सरकार ने पहले 25 लाख मीट्रिक टन, अब और 25 लाख मीट्रिक टन गेहूं निर्यात करने की अनुमति दी है कि दुनिया भर में भेजो। आज हमारे बासमती की महक कनाडा से लेकर अमेरिका तक के लोगों को लुभा रही है। तो हमें सामान्य तौर पर उत्पादन में कोई दिक्कत नहीं, हमारा लगातार उत्पादन बढ़ रहा है। लेकिन फिर भी 140 करोड़ से ज्यादा आबादी है हमारी, और कृषि के मामले में देखें तो हमारे 3 बड़े लक्ष्य हैं। नंबर 1, देश की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना। आज हम खाद्यान्न के लिए दुनिया के दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रह सकते। तो एक, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, दूसरे, किसान की आजीविका सुनिश्चित करके उसकी आय बढ़ाना, और तीसरा, पोषण युक्त आहार उसको उपलब्ध कराना। ये 3 हमारे बड़े लक्ष्य, और इनको लेके जो हमने रणनीति बनाई है 6 सूत्रीय: उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना, किसान को पसीने की कीमत मिल जाए इसका इंतजाम करना, भगवान ना करे लेकिन फिर भी खेती जलवायु पर निर्भर है, मौसम पर निर्भर है, नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई भी हो जाए। इसी साल पंजाब में, उत्तराखंड में, हिमाचल में बाढ़ के कारण, अतिवृष्टि के कारण बहुत नुकसान हुआ। लेकिन इसके साथ साथ एक और है, कृषि का विविधीकरण। डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है, मैं उसमें अभी विस्तार से नहीं जाऊंगा।
और एक चिंता हम सबके मन में है। अभी मुझे रास्ते में शाही जी बता रहे थे कि पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश में लगभग 30 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों की खपत बढ़ी है। मुझे जो आंकड़े बता रहे थे, हर साल 4-5 लाख मीट्रिक टन फर्टिलाइजर की आवश्यकता बढ़ रही है। ये बढ़ती हुई आवश्यकता वास्तविक है या फिर रामलाल डाल रहा है तो श्यामलाल को भी उतना ही डालना है? मिट्टी में जरूरत है कि नहीं है, माटी कैसी है, इसको देखे बिना डाले जा रहे हैं। और इसका दूसरा परिणाम ये होगा कि मिट्टी के स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। वह पंजाब जैसे राज्य इस तरह की समस्या का सामना कर रहे हैं। देखो, तो हमको प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, बाकी जो पद्धतियां क्या उनकी तरफ भी नहीं बढ़ना चाहिए। इन सब चीजों पर डाइवर्सिफिकेशन का मतलब यह भी कि केवल गेहूं चावल नहीं, हमको फल भी चाहिए, सब्जियां भी चाहिए, औषधि खेती भी चाहिए, बाकी चीजों का इंतजाम भी करना है। तो इसलिए डाइवर्सिफिकेशन की तरफ भी हम बढ़ें, उस पर विचार करें। 4-5 चीजें जो मुझे बहुत जरूरी लगती, केवल उतनी बात अभी मैं करूंगा, बाकी शाम को चर्चा करेंगे। एक तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है इन सब के लिए बीज। बीज आधार है हमारा। अच्छे बीज चाहिए, जलवायु के अनुकूल बीज चाहिए। हमारा नेशनल सीड कॉर्पोरेशन से लगा के राज्यों के बीज विकास निगम तक अलग अलग, आईसीआर ने तो लगभग अभी पिछले 10 सालों में ही 3400 किस्में अलग अलग बीजों की तैयार की है। अलग अलग कंडीशंस के लिए अलग अलग तरह के बीज। तो इन बीजों का बेहतर उपयोग और उसकी उपलब्धता। अब हम खरीफ के बारे में बात कर रहे हैं। इस साल एक समस्या का हमको और सामना करना पड़ सकता है। अल नीनो के प्रभाव के कारण बारिश कम होगी, ऐसी आशंका है, मौसम विभाग बता रहा है। 92% ±5। तो उसको देखते हुए भी हमको योजना बनाते समय ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर बारिश थोड़ी कम रही तो किस तरह के बीजों का इस्तेमाल करें। रणनीति बनाने में उसका ध्यान रखना पड़ेगा। एक और मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, जिसकी रणनीति हमको बनानी चाहिए, वो है नकली खाद और नकली पेस्टिसाइड। विकसित कृषि संकल्प अभियान में ये समस्या इतनी उभर के सामने आई थी कि इससे बचा लो हमें, किसान ये कहते थे। अभी ये हमारे 2 एक्ट लगभग बन के तैयार है। मेरी कोशिश है कि पार्लियामेंट के अगले सत्र में हम उनको रख दें और पास हो जाए वो। एक पेस्टिसाइड एक्ट और एक सीड एक्ट अभी हमने परिचालित किया लोगों की राय जानने के लिए। अगर कोई नकली देता है, घटिया देता है, तो उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई आवश्यक है। उसके बिना नहीं मानेंगे। अभी केवल 1500 रुपया जुर्माना लगता है, तो गड़बड़ भी अगर हो गई तो जुर्माना देके छूट गए। तो एक इसके खिलाफ प्रभावी अभियान लेकर राज्यों को, अलग अलग राज्य सरकारों से कह रहा हूं कि ये चलाना बहुत आवश्यक है। तीसरे, एक मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी जी से बात कर रहा था कि हमने तय किया भारत सरकार ने कि हर एक राज्य के साथ मिलकर, करना राज्य को है, हम साथ देंगे, हर एक राज्य का कृषि रोड मैप बने। तो हमारे पास 16,000 वैज्ञानिक हैं। आईसीआर के, कृषि विज्ञान केंद्र के, यूनिवर्सिटीज के सब मिला ले तो 16,000। और वैज्ञानिकों की ये टीम सन्नद्ध है कि राज्य की एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से उस राज्य का कृषि रोड मैप क्या होना चाहिए। मैं सभी राज्यों से आग्रह करता हूं कि हम आपके साथ कदम से कदम, कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार हैं। आप पहल करें, मैं भी आपसे संपर्क करूंगा और अपने राज्य के कृषि का रोड मैप हम बनाएं मिलकर। क्योंकि जब तक लक्ष्य तय नहीं होगा और लक्ष्य की पूर्ति के लिए हम रोड मैप नहीं बनाएंगे और वो रोड मैप बना के मेहनत से उस पर चलेंगे नहीं, तब तक हम पूरी तरह से खेती और किसान दोनों का भला नहीं कर पाएंगे। और इसलिए हर राज्य से मेरी अपील है कि हम बैठें, बातचीत करें। कई राज्यों से मेरी चर्चा हुई है और मिलकर बैठ के खरीफ का, रबी का प्लान तो बनाई, लेकिन हम लॉन्ग टर्म के लिए, दीर्घकाल के लिए भी एक रोड मैप बनाए। हम आपके साथ दिन और रात उसके लिए काम करेंगे। एक और मैं आप सबसे आग्रह कर उठें। आप सबका एक बार मैं हृदय से स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। योगी जी का भी एक बार फिर से स्वागत। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। आपकी